नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए लेकर आए हैं जो चर्चा का विषय है। वो हमारा चर्चा का विषय है टंग। आज हम बात करने वाले हैं जीभ की। किसकी बात करेंगे? जीभ की, टंग। क्योंकि जीभ पाई कहाँ जाती है? तो माउथ कैविटी में पाई जाती है। कैविटी जिसे हम बक्कल कैविटी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? बक्कल कैविटी। तो बक्कल कैविटी में अभी तक जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा है टीथ। क्या पढ़ा हुआ है? टीथ, दांतों का अध्ययन किया है। और माउथ कैविटी में अब भाग इसी में सलाइवरी ग्लैंड भी हमने पढ़ी है। अब बात करते हैं टंग की या जीभ की। जीभ में क्या होता है तो देख लेते हैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में। मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है, अर्थात ये मसल्स की बनी होती है। आप जीभ देखेगा, जीभ में कोई भी बोन नहीं होती है, यानी इसमें हड्डी का अभाव होता है। किसका अभाव होता है? हड्डी का अभाव होता है। इसीलिए जीभ जिस ओर चाहेंगे उस ओर मोड़ सकते हैं। गोल बनाएंगे, सर्प के आकार की बनाएंगे, जैसे बनाएंगे वैसे वो काम करती है। रूट ऑफ टंग जो जीभ का आधार है, ध्यान रखिएगा, जो रूट ऑफ टंग है जीभ का आधार है, अटैच विद द हायोइड ऑपरेटस। ध्यान रखिएगा, जो इसका सबसे निचला वाला भाग होता है उसे हम हायोइड ऑपरेटस बोलते हैं। देखिए ये जीभ है और ये क्या है? जीभ। और जीभ देखिए ये आई है और ये नीचे जहाँ से जुड़ी रहती है उसे हायोइड ऑपरेटस के नाम से जानते हैं। तो पूछ सकता है कि जीभ का सबसे आधारी भाग क्या है? तो जीभ का सबसे आधारी भाग हायोइड ऑपरेटस है। और दूसरा, बेसल पोर्शन कनेक्ट द बक्कल कैविटी थ्रू द, किसके द्वारा जुड़ा रहता है? तो ये जो बेसल निचले वाले जीभ को देखिएगा, ऐसे नीचे लगा के, तो ये जीभ नीचे से चिपकी रहती इस तरीके से। तो ये जो बेसल पार्ट होता है इसे फ्रेनुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इसे हम फ्रेनुलम के नाम से जानते हैं। फ्रेनुलम ये बेसिक पोर्शन होता है। इसको जो पूरा नाम जानते हैं तो फ्रेनुलम लिंगुआ बोलते हैं। फ्रेनुलम लिंगुआ के नाम से जानते हैं। तो जीभ का आधारी भाग कहाँ के हड्डी जुड़ा रहता है? हायोइड ऑपरेटस से जुड़ा रहता है। ये नीचे तालू से किससे जुड़ा रहता है? तो बेसल पोर्शन होता है। कनेक्ट द फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी, ये जो फ्रेनुलम लिंगुआ है इसी के द्वारा यह आधार से जुड़ी रहती है जीभ। तो आप जब जीभ को ऊपर उठा कर देखेंगे, इस समय हमारा कैमरा तो है नहीं क्योंकि घर पे है, तो समस्या बता रहे थे, आज गए थे तो ये पैड लेके आए हैं जिससे आपको पढ़ाया जा सके। तो वो जब जीभ ऊपर उठाते हैं तो देखिए नीचे वो चिपकी रहती है तारों के द्वारा, जिसे हम फ्रेनुलम लिंगुआ के नाम से जानते हैं। दूसरा, ऑन द सरफेस ऑफ द टंग फाउंड मैनी पैपिली, जो जीभ होती है, जीभ जैसे मान लेते हैं ये है जीभ, और जीभ पर क्या होते हैं? छोटे छोटे रेसे नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं या छोटी छोटी बिंदु नुमा संरचनाएं देखने को मिलती हैं, जिन्हें हम पैपिली के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? पैपिली के नाम से जानते हैं। नोन एज लिंगुअल पैपिली, इनको प्रायः किस नाम से जानते हैं? तो लिंगुअल पैपिली के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? लिंगुअल पैपिली के नाम से इनको जानते हैं। लिंगुअल अगर पैपिली की बात करें, जो इसमें बड्स बोल सकते हैं, जीभ में बड्स पाई जाती हैं। जब आप जीभ को गौर से देखेंगे, कभी शीशे के सामने खड़े होकर देखिएगा तो ऐसा लगता है जैसे मखमल हो, छोटी छोटी बड्स पाई जाती हैं। कंटेन टेस्ट बड्स, ये किसमें पाई, कौन सी बड्स पाई जाती हैं? तो टेस्ट का मतलब स्वाद के लिए, स्वाद के लिए बड्स का मतलब होता है कलिकाएं देखने को मिलती हैं। ये स्वाद के लिए कलिकाएं देखने को मिलती हैं। ये कलिकाएं होती क्या है? तो ये प्रायः 3 प्रकार की होती हैं। फिलीफॉर्म कलिका, फिलीफॉर्म क्या होता है? लोकेटेड एट द पोस्टीरियर साइड, जीभ के सबसे पीछे वाले भाग में, यानी इस वाले भाग में ये देखने को मिलती हैं। ये इस तरीके से आपको देखने को मिलती हैं। कौन सी? फिलीफॉर्म। स्मॉलेस्ट सबसे छोटी होती हैं, एंड लोकेटेड द पोस्टीरियर साइड। जो फिलीफॉर्म पूछ सकता है सबसे छोटी वाली बड्स कौन सी होती हैं, सबसे छोटी पैपिली कौन सी होती हैं? तो जो सबसे छोटी पैपिली होती हैं उनका नाम है फिलीफॉर्म, ये सबसे छोटी होती हैं, ध्यान रखिएगा। और कहाँ रहती हैं? लोकेटेड द पोस्टीरियर साइड, सब पश्च भाग में। दूसरा, फंजी फॉर्म पाई जाती हैं। कौन सी पाई जाती है? फंजी फॉर्म। और जो तीसरी पाई जाती हैं वो कौन सी पाई जाती हैं? तो सरकमवैलेट। कौन सी होती हैं? सरकम वैलेट प्रकार की पाई जाती हैं। लिख लीजिएगा स्पेलिंग, सरकमवैलेट। और सबसे अगर
पूछ दे लार्जेस्ट या बड़ी कौन सी होती हैं, तो सरकमफैलेट और सबसे बड़ी होती हैं। ये 4 प्रकार की पैपली होती हैं। सरकमवैलेट कितने प्रकार की होती हैं, तो ये प्रायः 4 प्रकार की होती हैं। अब देखते हैं यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है कौन सा कैसा टेस्ट करता है। तो जो सबसे अग्रभाग में जीभ के यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जीभ के अग्रभाग में जो पैपली पाई जाती हैं वो स्वीट एंड साल्टी, यानी इनका कार्य क्या है, इन पैपली का मीठे का एहसास करना, जो मीठापन आता है। दूसरा साल्टी, साल्टी का मतलब होता है नमक का स्वाद पता करना अग्रभाग में। यही क्वेश्चन पूछता है कि मीठे, या पूछ देगा स्वीटी और साल्टी के लिए पैपली कहाँ पाई जाती, तो आप लिखेंगे एंटीरियर पार्ट में। पोस्टीरियर पार्ट में, जो पोस्टीरियर पार्ट होता है, ध्यान रखिएगा, जो पोस्टीरियर पार्ट होता है, लिख लीजिएगा स्पेलिंग सही, पोस्टीरियर जो पार्ट होता है वो बीटर टेस्ट के लिए होता है। किसके लिए, ये जो होता है सबसे कड़वे भाग के लिए होता है। इसीलिए देखना जो कड़वा लगता है हमें गले में जल्दी कड़वा लगता है। और जो किनारों पर होती हैं, ये जो पैपलियाँ किनारे पर लेटरल साइड पर होती हैं, वो सॉर टेस्ट के लिए यानी खट्टे के लिए जिम्मेदार हैं। किसके लिए जिम्मेदार हैं, खट्टे के लिए। तो समझ गए होंगे 3 प्रकार की पैपलियाँ हैं जो अग्रभाग पर पाई जा रही हैं, वो मीठा एवं नमकीन के लिए जिम्मेदार है, नमकीन के लिए। और जो किनारों पर पाई जा रही हैं, किनारों पर पाई जा रही हैं वो खट्टे के लिए जिम्मेदार हैं। और जो पश्च भाग में पाए जा रहे हैं पीछे, वो प्रायः कड़ुए के लिए, कड़ुआ लिख सकते हैं, कड़ुआ के लिए मतलब जिम्मेदार है। तो ये यहाँ से यही क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी पैपली खट्टे के लिए कहाँ पाई जाती है। और यहाँ से जो क्वेश्चन पूछेगा वो पूछेगा सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है, तो फिलीफॉर्म है। सबसे बड़ी कौन सी पैपली है, तो सरकमवैलेट है। और 3 प्रकार की पैपली, हमने तीनों प्रकार की पैपली आपको बता दी। सलाइवा आल्सो कंटेन, अच्छा ये तो हम आपको बता चुके हैं, 2 बार हो चुका है ये तो आपको बता चुके हैं, ये 2 बार हमें लगता हो चुका है। अच्छा, तो ये हमारी टंग थी, जीभ थी, जीभ का होता है खत्म। अब आता है फेरिंग्स। अब हम बात करते हैं फेरिंग्स की या ग्रसिका की। किसकी बात करते हैं, ग्रसिका की। फेरिंग्स क्या होता है, तो अगर ये मुख देखेंगे तो ये तो बकल कैविटी, भाई मुंह हमने फैलाया, ये अंदर का बकल कैविटी भोजन है। और भोजन के बाद ये नसल फेरिंग्स है, यहाँ नाक आकर मिलती है। इसीलिए नाक, मुंह और नाक, गला और कान तीनों के एक ही होते हैं। और ये हमारा क्या है, ओराफेरिंग्स है। क्या है, ओराफेरिंग्स है। ओराफेरिंग के नीचे एपिग्लॉटिस है, ढक्कन लगा रहता है, जिससे क्या हो, एपिग्लॉटिस है। और ये एपिग्लॉटिस क्या होता है, सांस वाला ये ट्रैकिया है, मतलब सांस वाली ये नली जाती है ये लंग्स में, ये फेफड़ों में, जिससे यहाँ भोजन ना आए। जब हम खाना खाते हैं तो ये बंद रहती है, तो भोजन इसके अंदर ना जाए। और ये गोलेट है, ये गोलेट है, और ये ऊशोफेगस है। समझ गए होंगे। और ये ट्रैकिया वगैरह है। तो चलो चलते हैं, तो बात करते हैं इन फायरिंग्स की। फायरिंग्स क्या होता है, फायरिंग्स के भाग कौन कौन से होते हैं, तो इसके अगर भाग देखेंगे तो पहले होता है नसल पैसेज, ये वाला भाग, ये वाला यहाँ वाला जो भाग है वो नसल पैसेज होता है, ये नसल पैसेज। दूसरा अस्टेचियन ट्यूब। अस्टेचियन ट्यूब आपने एक चीज़ देखी होगी, अस्टेचियन ट्यूब आपने ईयर में देखा था, कहाँ देखा था, कान में। और हमने जब कान आपको बनाया था ये इस तरीके से, ये एक मिडिल कान था, ये ऐसा, ये वाला मिडिल था और ये इनर वाला था। तो हमने बताया था कि जो मिडिल ईयर होता है इससे एक नली निकलती है, इसे अस्टेचियन कैनल बोलते हैं। हमने कहा था ये फेरिंग्स में जाकर मिलती, कहाँ मिलती, फेरिंग्स में, तो वही अस्टेचियन ट्यूब है। और ग्लॉटिस और गुलेट या गुलेट बोल सकते हैं, ये संरचना है। ऑल दीज स्ट्रक्चर आर फाउंड इन फेरिंग्स। ये सारी की सारी संरचनाएं फेरिंग्स में देखने को मिलती हैं। अब क्या करता है फेरिंग्स काम, आफ्टर क्या करता है, स्वैल्विंग फूड रीचेस इन फायरिंग। ध्यान रखिएगा, जब हम खाना निगलते हैं तब उस समय जब खाना निगल रहे होते हैं तो गर्दन से होकर अंदर जाता है। डॉर्सल सरफेस ऑफ द फायरिंग्स, ध्यान रखिएगा स्पेलिंग फायरिंग्स से ए है, फायरिंग्स इज कॉल्ड नासोफायरिंग्स। जो इसका कौन सा भाग होता है, डॉर्सल भाग। डॉर्सल का मतलब ऊपर वाला भाग होता है, ये वाला। तो इसका खाना निकल रहे, इसका जो ऊपर वाला भाग है इसे नासोफायरिंग्स के नाम से जानते हैं। वही हमने लिखा है कि डॉर्सल सरफेस ऑफ द फायरिंग्स इज कॉल्ड द नासोफायरिंग्स।
while ventral surface is called ओरोफेरिंग्स। इसका जो वेंट्रल सरफेस का मतलब होता है, ये डॉर्सल सरफेस हो गया ऊपर का भाग, और ये हो गया निचला भाग, निचला वाला भाग ये वाला। तो इस वाले भाग को ओरोफेरिंग्स के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया ओरोफेरिंग। फ्रॉम फेरिंग्स फूड गोज टू द ओइसोफेगस थ्रू द गैलेट। ये गैलेट के थ्रू, ये गैलेट है, गैलेट के थ्रू ये भोजन क्या आता है, ये नली में आता है, जिसे ओइसोफेगस के नाम से जानते हैं। किसके नाम? ओइसोफेगस के नाम से जानते हैं। नो डाइजेशन ऑफ फूड इन फेरिंग्स एंड ओइसोफेगस रीजन। ध्यान रखिएगा, कोई भी पाचन नहीं होता है, ना तो फेरिंग्स में कोई पाचन होता है, ना तो ओइसोफेगस में कोई भी पाचन भोजन का होता है। थ्रू पेरिस्टाटिक मूवमेंट फूड गोज टू द स्टोमक। पेरिस्टॉटमिक का होता है क्रमाकुंचन, मतलब सिकुड़ने और फैलने के कारण, मतलब सिकुड़ता फैलता के कारण ये भोजन कहाँ पहुँच जाता है? स्टोमक या पेट में पहुँच जाता है। कहाँ पहुँच जाता है? पेट में। अब आता है स्टोमक की बात करते हैं। ये स्टोमक की संरचना देख रहे हैं, या ये पेट की संरचना आपके नजर आ रही होगी, आपको दिख रही होगी स्टोमक की संरचना। तो ये है, ये हमारा ओइसोफेगस है। ये वाला अगर भाग करें तो ये हमारा ओइसोफेगस है। ओइसोफेगस और स्टोमक के मध्य में एक ढक्कन पाया जाता है। इस ढक्कन को कार्डियाक स्फिनेक्टर बोलते हैं। अर्थात जो पेट का भोजन है वो वापस ओइसोफेगस में ना जा पाए, तो जो एक बार आ गया वो नहीं जाएगा, वो इधर के लिए ही जाएगा। क्योंकि इसकी संरचना कैसी होती है? तो इसकी संरचना कुछ इस तरह से होती, ऐसी वैसी। तो मतलब यहाँ से खट से आ जाएगा, इधर से जाएगा तो ये दोनों ढक्कन बंद हो जाएंगे। और जो ये इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल का मतलब छोटी आंत है, इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है। तो ये छोटी आंत और पेट का जो निचला भाग है, यहाँ भी एक स्फिनेक्टर पाया जाता है, जिसे पाइलोरिक स्फिनेक्टर बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पेट में हमें कितने स्फिनेक्टर मुख्यतः देख रहे हैं? एक कार्डियाक स्फिनेक्टर। पूछ सकता है कार्डियाक स्फिनेक्टर कहाँ पाया जाता है? तो ओइसोफेगस और जो स्टोमक होता है उसके ज्वाइंट पर। और जो पाइलोरिक स्फिनेक्टर होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत और पेट के ज्वाइंट पर। अब पेट को प्रायः 3 भागों में बांटा गया है। मुख्यतः 3 भागों में पेट को बांटा गया है। कहीं कहीं 4 भाग भी दिए होंगे कुछ किताबों में, खासकर ट्रूमैंस में 4 भाग भी दिए हैं। 3 भाग हैं। तो ये वाला जो भाग है, ये इसे कार्डियाक चेंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डियाक चेंबर के नाम से जानते हैं। दूसरा ये वाला जो भाग है, इसे फंडिक चेंबर के नाम से जानते हैं। और ये वाला जो तीसरा ये वाला भाग है, इसे पाइलोरिक चेंबर के नाम से जानते हैं। इस प्रकार पेट के कितने भाग हैं? तो 3 भागों में बटा रहता है, कार्डियाक चेंबर, फंडिक चेंबर और पाइलोरिक चेंबर। और इनका जो निचले वाला बंद करने वाला भाग है, उसको पाइलोरिक स्फिनेक्टर, ऊपर वाले को कार्डियाक स्फिनेक्टर बोलते हैं। और इनके आधार पर, ये जो कार्डियाक स्फिनेक्टर, इनके आधार पर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, इनको गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड। इनको ध्यान रखिएगा। अब चलेंगे, सब एक एक चीज आपको बताएंगे। स्टोमक क्या होता है? पेट होता क्या है? स्टोमक वाइडेस्ट पोर्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। जो हमारी आहार नाल होती है, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होती है। कैसा भाग होती है? चौड़ा भाग होती है पेट। इसके 3 चैम्बर होते हैं। कौन कौन से 3 चैम्बर होते हैं? तो पाइलोरिक, कार्डियाक और फंडिक। हमने यही आपको बताए हैं। ऐसे जो पेट हमने बनाया था, ऐसे मान लेते हैं, तो ये हमने ऐसे बनाया था 1 2 3। तो ये हो गया पाइलोरिक, और ये हो गया कार्डियाक, ये हो गया फंडिक। इन गैस्ट्रिक ग्लैंड डिफरेंट सेल प्रेजेंट। अभी हमने जब पेट बनाया था, पेट में इस तरह से जब 3 भाग ये दिए थे, यहाँ छोटी छोटी कोशिकाएं हमने बनाई थी। ये इस तरीके से, ये कोशिकाएं इस तरह से दिखाई दे रही थी। इन कोशिकाओं को जो ग्लैंड होती हैं या गैस्ट्रिक सेल होती हैं, गैस्ट्रिक जो ग्लैंड होती हैं, इनको गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। ये प्रायः कई कोशिकाओं से बनती हैं। यहाँ जो सेल्स होती हैं उनके प्रकार देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? प्रकार। यह 100% इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है? क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। कौन कौन सी कोशिकाएं गैस्ट्रिक पेट में पाई जाती हैं? तो पहले हैं चीफ सेल। कौन सी सेल है? चीफ सेल। ध्यान रखिएगा, इन सेल को हम किस नाम से जानते हैं? तो चीफ सेल के नाम से जानते हैं। तो लिख लेते हैं चीफ सेल को, ध्यान रखिएगा। या इसको दूसरा नाम होता है जाइमोजन सेल, जाइमोजन सेल। इसका तीसरा नाम होता है पेप्टिक सेल। तो ये तीनों नाम एक है। यहां से क्वेश्चन क्या पूछता है? पूछता है इसके कार्य क्या है। तो चीफ सेल या जाइमोजन सेल या पेप्टिक सेल, ये क्या करती हैं? एंजाइम छोड़ती हैं।
कौन सा एंजाइम निकालती हैं? तो ये पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन निकालती हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, 110% इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या पूछता है कि चीफ सेल से कौन सा एंजाइम निकलता है? तो कौन सा एंजाइम निकल रहा है? पेप्सिनोजन। कौन सा एंजाइम निकल रहा है? तो पेप्सिनोजन निकलता है। और कौन निकलता है? प्रोरेनिन निकलता है। ये क्वेश्चन कई बार बना है एग्जाम में कि कौन कौन सा एंजाइम कहाँ निकलता है। तो अभी हमने आपको बताया कि जो कोशिका के इसके 3 नाम है, चीफ सेल बोल सकते हैं, जाइमोजन सेल या पेप्टिक सेल। ये से एंजाइम जो निकलते हैं वो पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन होता है। रट लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। दूसरे प्रकार की कोशिका होती है ऑक्जिनेटिक सेल। कौन सी होती है? ऑक्जिनेटिक सेल, या इसी को दूसरा नाम बोलते हैं पैराइटल सेल। क्या बोलते हैं? पैराइटल सेल। इसका भी बहुत क्वेश्चन बनता है, ये कम से कम 50 बार क्वेश्चन अब तक बन चुका है। इसका मुख्य कार्य, ऑक्जिनेटिक या पैराइटल सेल का मुख्य कार्य होता है सिक्रीट HCl, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है उसका स्रावण करना। किसका श्रावण करना? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। कई बार क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिला है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का श्रावण कौन करता है, या हाइड्रोक्लोरिक कौन सी कोशिकाएं निकलती हैं? तो उदर में या स्टोमक में पाई जाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं वो HCl बाहर निकालती हैं। CIF कैस्टल फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CIF कैस्टल फैक्टर भी होता है, यहाँ ध्यान रखिएगा। तो कैस्टल फैक्टर से संबंधित कौन है? ऑक्जिनेटिक सेल। और HCl से श्रावण से संबंधित कौन है? तो ऑक्जिनेटिक सेल या पैराइटल सेल। तीसरे प्रकार की कोशिका बोलते हैं तो म्यूकस सेल्स होती हैं। कौन सी होती हैं? म्यूकस सेल्स होती हैं। इनका मुख्य कार्य है म्यूकस का श्रावण करना या चिपचिपे पदार्थ का श्रावण करना। अब यहाँ से क्वेश्चन इतना ज़्यादा पूछता है कि हर बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो स्टार लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। फंक्शन ऑफ HCl के कार्य क्या होते हैं देख लेते हैं। HCl के कार्य क्या होते हैं? तो इसका काम है, आपने देखा होगा पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन निकल रहा था। कहाँ निकल रहा था? तो ऑक्जिनेटिक सेल से, सॉरी इससे चीफ सेल से 2 एंजाइम निकल रहे थे। चीफ सेल से कितने एंजाइम निकल रहे थे? तो 2। और ये क्या करता है? ये HCl मुख्यतः पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन को एक्टिवेट करता है, अर्थात ये अभी तक निष्क्रिय होते हैं। कैसे निकलते हैं? निष्क्रिय, ये काम नहीं कर सकते, मगर जैसे ही HCl मिलता है, ऑक्जिनेटिक सेल से निकला हुआ HCl, वो इनको सक्रिय कर देता है। पेप्सिनोजन को HCl की उपस्थिति में पेप्सिन में बदल देता है, जो कोई प्रोटीन पाचक एंजाइम है। प्रोरेनिन HCl की उपस्थिति में रेनिन में एंजाइम में बदल जाता है। किसमें बदल? रेनिन। और रेनिन दूध के पचाने में मदद करता है। चीफ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, दोनों के दोनों। मतलब जो पेप्सिनोजन और रेनिन है, ये चीफ मतलब मुख्य प्रोटीन पचाने वाले एंजाइम है। अब जो प्रोटीन होता है वो हम बता रहे हैं कैसे काम करता है। जो प्रोटीन होता है वो जो पेप्सिन है, जो भी एक पेप्सिनोजन था एक्टिवेट हुआ, पेप्सिन बदला। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स में तोड़ देता है। और कैसीन, जो दूध में प्रोटीन पाई जाती है, कैसीन के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। तो दूध में जो प्रोटीन कैसीन पाई जाती है उस पर रेनिन काम करता है। और कैल्शियम पैरा कैल्सिनेट या कर्ड, देखना बच्चे, ये प्राय बच्चे में स्रावित होता है। ध्यान रखिए इस बात को कि जो रेनिन है ये छोटे बच्चों में ही बनता है, बड़ों में नहीं होता है। तो देखना जब छोटे बच्चे दूध जो पीते हैं वो जब उल्टी करते हैं या मतलब उनको उल्टी आ जाती है तो दूध के थक्के निकलते हैं, वो कैल्शियम पैरा कैल्सिनेट होता है। ये क्वेश्चन बन चुका है कि दूध जब अर्ध गाढ़ा हो जाता है वो किस एंजाइम के कारण होता है? तो रेनिन के कारण होता है। ये भी पूछ देते हैं उसे क्या बोलते हैं? कैल्शियम पैरा कैल्सिनेट बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रोवाइड एस्टिक मीडियम इन स्टोमक रीजन। HCl का और काम है। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जो कि एक तेजाब की तरह काम करता है। जब ये वापस आता है, नहीं कहते हैं पेट में तेजाब बनता है या एसिड बनती है, तो ये क्या करता है? एसिडिक मीडियम स्टोमक, पेट को एसिडिक कर देता है, यानी अम्लीय कर देता है। और इस समय इसके कारण जो पेट का pH होता है वो 1 से 3 होता है। कितना होता है? 1 से 3 pH होता है। जो पेट का pH होता है 1 से 3 होता है। और इसका और कार्य क्या है? किल्स, ये क्या कर देता है? हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन फूड, जो भोजन में मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो हमारे लिए नुकसानदायक है उनको ये तेजाब या HCl मार देता है। डिजॉल्व बोन्स प्रेजेंट इन डक्ट, और क्या करते हैं? जो लोग मांस खाते हैं, मांस में जो छोटी छोटी हड्डियां खा जाते हैं उनको भी ये HCl गला देता है, इन हड्डियों को भी गला देता है। इसको भी ध्यान में रखेंगे।
इन स्टोमक रीजन फूड प्रेजेंट 3 to 4 आवर। पेट में जो भोजन रहता है तो भोजन लगभग 3 से 4 घंटे रहता है। कितना रहता है? 3 से 4 घंटे। आफ्टर इंजाइमेटिक एक्टिविटी, जब इंजाइम क्रिया कर चुका होता है, पार्शियल डाइजेशन फूड बिकम्स गम लाइक नोन एज द काइम। जब इसमें मतलब हो चुका होता है तो ये लेई के आकार का बन जाता है, जैसे लेई बनाते हैं ना कॉपी चिपकाने के लिए, तो उसे काइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइम। अब भोजन हमारा पच चुका, एचसीएल क्रिया कर चुका, अब ये भोजन जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में या छोटी आंत में। इसको बोलते हैं छोटी आंत्र। कहाँ गया भोजन? छोटी आंत्र में गया। छोटी आंत के 3 भाग हैं, डियोडिनम, जुजेलम और इलियम, या जुजेनम भी बोलते हैं। तो इसके 3 भाग हैं। जो डियोडिनम है, आयरन एब्जॉर्ब होता है। ध्यान रखिएगा, ये जो पॉइंट लिखे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, इसे लिखा है। जो डियोडिनम में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन किसका होता है? कौन सा भोजन का तत्व एब्जॉर्ब होता है? आयरन। पूछ सकता है आयरन कहाँ एब्जॉर्ब होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगर डुओडेनम दिया हो तो डियोडिनम करेंगे। जुजेलम या जुजेनम या जुजेलम सबसे ज़्यादा विलाई पाए जाते हैं। स्टार लगा लीजिएगा। क्वेश्चन पूछता है कि जो माइक्रो विलाई होते हैं, माइक्रो विलाई होते हैं, माइक्रो विलाई क्या होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, फिंगर नुमा इस तरह से अंगुली नुमा संरचना आंत में पाई जाती हैं, जिनको हम माइक्रोविलाई के नाम से जानते हैं। तो सबसे ज़्यादा विलाई कहाँ पाई जाती है? तो जुजेनम भाग में पाई जाती हैं। इलियम, यह पायर पैचेस या लिम्फ नोड पाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया है कि पायर पैचेस कहाँ देखने को मिलते हैं, तो आप लगाएंगे हेडिंग इलियम में। इलियम में पायर पैचेस या लिम्फ नोड पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, पायर पैचेस पूछ देता है अक्सर, इसमें जो घड़ी होती गोल हो जाती है। पायर पैचेस कहाँ पाए जाते हैं? तो ये प्राय इलियम भाग में पाए जाते हैं। डाइजेशन इन डियोडिनम, अब देखिएगा हम 3 भाग बता दिए हैं। अब ये डियोडिनम भाग है, ये हमारा स्टोमक था, ये स्टोमक था, और ये हमारा जो स्फिनेक्टर था वो कौन सा था? पाइलोरिक, पाइलोरिक स्फिनेक्टर था। भोजन यहाँ आंत में आ चुका है। अब यहाँ की बात करते हैं। तो आपने यहाँ देखा डियोडिनम में डाइजेशन में चित्र बताएंगे। डियोडिनम पार्ट बाइल डक्ट ओपन। अब देखिएगा, ये हमारी बाइल डक्ट है या गाल ब्लैडर है। गाल ब्लैडर को समझ रहे होंगे, पित्त की थैली बोलते हैं हिंदी में। क्या है? पित्त की थैली है। पित्त की थैली एक डक्ट के द्वारा, इस डक्ट को बाइल डक्ट बोलते हैं, इसी को सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, सिस्टिक डक्ट कहाँ पाया जाता है? सिस्टिक डक्ट कहाँ पाया जाता है? तो ये बाइल बाइल ब्लैडर से गाल ब्लैडर से संबंधित एक डक्ट है जो बाइल को लेकर आती है, जिसे सिस्टिक डक्ट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन बना है, और ये कहाँ खुलती है? डियोडिनम में। ये भी क्वेश्चन पूछता है, जो गाल ब्लैडर होता है कहाँ खुलता है? तो डियोडिनम भाग में खुलता है। दूसरा पैंक्रियाज। पैंक्रियाज का मतलब होता है अग्नाशय। क्या होता है? अग्नाशय। अग्नाशय भी कहाँ खुलता है? तो अग्नाशय भी इसी में डियोडिनम में खुलता है। अग्नाशय से क्या निकलता है? पैंक्रियाटिक जूस निकलता है, अग्नाशय रस निकलता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि जो कौन सा मतलब जो पदार्थ है कंप्लीट जूस कहा जाता है, कंप्लीट जूस कहा जाता है। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस, पैंक्रियाटिक जूस कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस माना जाता है। क्या माना जाता है? कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस माना जाता है। क्योंकि ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले एंजाइम पाए जाते हैं, प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम पाए जाते हैं, फैट को, न्यूक्लिक एसिड को, सभी को पचाने वाले एंजाइम यहाँ देखने को मिलते हैं। इसीलिए ये पैंक्रियाटिक जूस कंप्लीट जूस के नाम से जाना जाता है। इन डियोडिनम पार्ट बाइल डक्ट ओपन, तो ये हम बता चुके हैं। विच रिलीज बाइल इन डियोडिनम, तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बाइल जूस जो होता है या पित्त होता है वो कहाँ छोड़ा जाता है? तो पित्त प्राय जो छोड़ा जाता है, पित्त छोड़ा जाता है डियोडिनम में। डियोडिनम मेक्स सी लाइक स्ट्रक्चर, तो देखेंगे ये यहाँ कैसी संरचना बना रहा है, ये इस तरह सी के नुमा संरचना बना रहा है, सी लाइक स्ट्रक्चर। इन डियोडिनम पैंक्रिया रिलीज पैंक्रियाटिक जूस। इन डियोडिनम में पैंक्रियाटिक जूस भी निकलता है थ्रू द पैंक्रियाटिक डक्ट। ये जो नली है ये वाली, इसको हम पैंक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैंक्रियाटिक डक्ट के नाम से इसको जानते हैं। तो ये पैंक्रियाटिक डक्ट है। अब
बाइल जूस से क्वेश्चन बनते हैं। बाइल जो हमारा पित्त है वो क्या करता है, पित्त का निर्माण लीवर की हिपैटिक सेल में होती है। स्टार लगाइएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि पित्त का निर्माण कहाँ होता है, तो लगाएंगे लीवर में। अगर लीवर ऑप्शन नहीं दिया होगा तो हिपैटिक सेल जरूर दिया होगा, हिपैटिक सेल, तो हिपैटिक सेल को लगाना है। अगर लीवर हिपैटिक सेल दोनों दिया हो तो हिपैटिक सेल को लगाना है। जो पित्त का निर्माण होता है वो कहाँ होता है, हिपैटिक सेल में होता है। बाइल स्टोरेज गाल ब्लैडर, जो ये पित्त होता है, क्या होता है, पित्त, ये कहाँ एकत्रित होता है, तो गाल ब्लैडर, एक थैलीनुमा संरचना होती है। और अक्सर गाल ब्लैडर में क्या हो जाते हैं, स्टोन हो जाते हैं, तो डॉक्टर काट के निकाल देता है। इससे जब होता है गाल ब्लैडर तो गैस का बनना, एसिड का बनना, या सीने में जलन होना और दर्द होना, पीठ में दर्द होना, ऐसी समस्याएं होती हैं। बाइल डक्ट के द्वारा डिओडिनम में डाला जाता है और एल्कलाइन क्षारीय होता है। ये कैसा होता है, क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय होता है, ध्यान रखिएगा। इसका कंपोजिशन पूछ देते हैं कभी कभी एग्जाम में, तो ये बाइल साल्ट्स का बना होता है। इसमें सोडियम ग्लाइकोलेट पाया जाता है, सोडियम टेरकोलेट पाया जाता है। इसके अलावा इसका काम क्या है, ये काम तो बहुत पूछते हैं अक्सर एग्जाम में, ये वाला पॉइंट देखने। इसका काम है फैट का इमल्सीकरण करना, ध्यान रखना। ये कोई भी इसमें पाचक रस नहीं होता, ध्यान रखिएगा। इसमें पाचन एंजाइम का अभाव होता है, एंजाइम नहीं पाया जाता, पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता। मगर तो ये क्या करता है, जो फैट है, मान लेते हैं हम घी खा रहे हैं और तला भुना चीज़ खा रहे हैं, तो उसमें जो तेल होता है उसको ये क्या करता है, छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देता है जिससे वो आसानी से पच सके। तो ये इमल्सिफिकेशन करता है, यही लिखना है। अगर पूछ दे कि बाइल का काम क्या है तो यही लिखेंगे, इमल्सिफिकेशन या इमल्सीकृत करना, इमल्सीकृत करना ऐसे लिखा रहेगा, इमल्सीकृत करना। इसका कार्य क्या है, इमल्सीकृत करना, इसको ध्यान रखिएगा। पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, डिओडिनम में ये इमल्सीकरण फैट का करता है, इसको ध्यान में रखिएगा। बाइल पिगमेंट कौन होते हैं जिससे इसका रंग पीला हो जाता है, तो पीला किसके कारण होता है, तो ये होता है बाइल रूबिन के कारण या बाइल विल्डिन के कारण। ये दोनों पिगमेंट पाए जाते हैं जिससे इसका रंग पीला हो जाता है। यह अब भोजन को एसिडिक से, अभी तक देखे थे पेट में क्या निकल रहा था, HCl निकल रहा था। HCl किस में भोजन को बदल लिया था, अम्ल में, अम्लीय कर दिया था। अब ये जो बाइल जूस है ये जब मिलता है भोजन में, अब ये क्या करता है, भोजन में मिलता है तो ये भोजन को क्षारीय कर देता है। क्या कर देता है, क्षारीय। अब भोजन को एसिडिक से क्षारीय में बदल देता है, जिससे अब स्मॉल इंटेस्टाइन में एंजाइम सक्रिय हो जाता है। अच्छा, आप कहेंगे कि पेट वाले एंजाइम और सब एक साथ नहीं, कुछ एंजाइम अम्लीय माध्यम में यानी एसिडिक में सक्रिय होते हैं और कुछ एंजाइम कैसे होते हैं, क्षारीय में यानी बेसिक में, क्षारीय में सक्रिय होते हैं। तो अब क्या हुआ, पेट में जो पेट के एंजाइम है अगर अम्लीय माध्यम होगा तभी कार्य करेंगे, और जो इंटेस्टाइन के एंजाइम है तो वो जैसे ही बाइल जूस मिल जाता है, जैसे ही बाइल जूस मिल जाता है वैसे अब ये सक्रिय हो जाते हैं, और सक्रिय होकर क्या करते हैं, ये सक्रिय हो जाते हैं और पाचन में मदद करते हैं। चलिए अब हमारा आता है लीवर। लीवर की बात करते हैं। लीवर प्रायः यहाँ लोब जो देखने को मिलते हैं, 2 लोब देखने को, लेफ्ट लोब और राइट लोब, इस तरह हमें 2 लोब देखने को मिलते हैं। इनमें छोटे छोटे से खंड पाए जाते हैं जिन्हें लोब्यूल कहते हैं। इनके बेस पर गाल ब्लैडर पाया जाता है और गाल ब्लैडर सिस्टिक डक्ट के द्वारा, बाइल डक्ट के द्वारा खुलता है। इनकी जो सेल्स, हिपैटिक सेल, ये जो लीवर होता है, ध्यान रखिएगा, लीवर किसका बना होता है, तो हिपैटिक सेल। लीवर में कौन सी सेल पाई जाती हैं, हिपैटिक सेल। बहुत ध्यान से सुनना, जो आप चीज़ लग रहा होगा फटाफट बता रहे हैं, इसके लिए आदि अनंत मेहनत की गई। इस मेहनत का आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि कितनी मेहनत की गई, कितनी चीज़ों को एकत्रित किया गया, कितनी चीज़ों को सहेजा गया, तब आपको ये चीज़ें मिल रही हैं। तो आप नोट्स बनाते चलिएगा। तो ये जो लीवर होता है, लीवर किस सेल से बना होता है, तो हिपैटिक सेल से बना होता है। और हिपैटिक सेल क्या होती है, तो हिपैटिक सेल ऐसी संरचना होती है, सिनुसॉइड। इसमें हिपैटिक सेल में जो ये खाली खाली स्थान सा दिख रहा है इसे सिनुसॉइड्स बोलते हैं। और ये पूरा लोब्यूल है, ये लोब्यूल है, लोब्यूल ये दिख रहा है। और इस जो हिपैटिक सेल के ऊपर आवरण होता है उसे गिल्सन कैप्सूल बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा है कि गिल्सन कैप्सूल कहाँ पाया जाता है, तो आप लिखेंगे हिपैटिक सेल के ऊपर जो आवरण होता है उसे गिल्सन कैप्सूल बोलते हैं। स्टार लगाइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
क्या पाया जाता है? गिल्सन कैप्सूल। किस पर? हिपैटिक सेल के ऊपर गिल्सन कैप्सूल पाया जाता है। अच्छा, यहाँ जो सिनुसॉइड होती है यही कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें कुफर सेल बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन और पूछता है, ये क्वेश्चन कई बार टीजीटी पीजीएम देगा, कुफर सेल कहाँ पाई जाती है? तो हिपैटिक सेल में जो हिपैटिक सेल होती हैं वहीं कुफर सेल पाई जाती हैं। जो कैसी होती है ये भी पूछता है, कैसा नेचर होता है? फैगोसाइटोसिस होता है, भक्षाणु होते हैं। ये क्या होते हैं? भक्षाणु, जो विभिन्न पदार्थों का भक्षण कर लेते हैं और उनको नष्ट कर देते हैं। तो कुफर सेल का काम भी पूछ लेता है, कहाँ पाई जा रही हैं? तो ये यहाँ ये कुफर सेल्स पाई जा रही हैं। समझ में आ गया? लीवर में कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम स्रावित नहीं होता। ध्यान रखिएगा, लीवर में कोई भी पाचक रस नहीं निकलता है, पाचक रस नहीं निकलता है ना। मैनेजर है, खुद काम नहीं करता है कुछ। तो ये आप समझ में आ गए होंगे। सिनुसॉइड किस में पाया जाता है? तो सिनुसॉइड हिपैटिक सेल में पाई जाने वाली संरचना है। और गिल्सन कैप्सूल हिपैटिक के सेल के ऊपर एक आवरण चढ़ा रहता है, गिल्सन कैप्सूल बोलते हैं। कुफर सेल कहाँ पाई जाती हैं? तो लीवर में पाई जाती हैं, या फिर अगर लीवर नहीं दिया होगा तो हिपैटिक सेल से संबंधित है। और ये पूछ देता है इनका नेचर कैसा है? तो फैगोसाइटोसिस है, अर्थात भक्षाणु यानी भक्षण का कार्य करती हैं। लीवर से कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम स्रावित नहीं होता है। ये एक्सोक्राइन नेचर का होता है, स्टार लगाएंगे। कैसे होता है? एक्सोक्राइन नेचर का होता है। इसका जो वजन होता है 1 से लेकर 1.4 किलोग्राम होता है। मेड ऑफ द 2 लोब। ये कितने लोब का बना होता है? 2 लोब। राइट लोब इज लार्जर देन लेफ्ट लोब। देखिएगा, इसका जो राइट वाला लोब होता है, तो इधर अगर देखेंगे तो ये वाला जो लोब है, ये राइट लोब, ये कैसा है? बड़ा है। और ये कैसा है? छोटा है। बस इतनी सी बात है। तो वो भी पूछ देता है कि लीवर का कौन सा लोब या कौन सा एरिया बड़ा होता है। तो आप जब बड़ा की बात करेगा तो राइट लोब बड़ा होता है और लेफ्ट लोब छोटा होता है, वही लिखा है। ईच लोब मेड अप ऑफ लोब्यूल। ये जो लोब है, जैसे मान लेते हैं ये छोटे छोटे क्या है? खंडों से बना है। इन खंडों को लोब्यूल बोलते हैं, वही हमने लिखा है। ईच लोब्यूल कंटेन हिपैटिक सेल। और ये लोब्यूल है और ये किससे कंपेन है? इसमें हिपैटिक सेल पाई जाती है। कौन सी सेल पाई जाती है? हिपैटिक सेल, जो भी आपको बताए। स्पेस बिटवीन हिपैटिक सेल इज कॉल्ड सिनुसॉइड। जो हिपैटिक सेल के बीच में खाली स्थान पाया जा रहा है, मान लेते हैं ये हिपैटिक सेल के बीच में खाली स्थान है, इसको हम सिनुसॉइड के नाम से जानते हैं, जो कि भी बताया। विच कुफर सेल इज प्रेजेंट विच इज फैगोसाइट। और यहीं क्या पाई जाती है? इन खाली स्थानों पर कुछ विशेष कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन विशेष कोशिकाओं को कुफर सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुफर सेल। और कहता है कैसी नेचर की होती है? तो फैगोसाइटोसिस नेचर की होती हैं, अर्थात भक्षाणु होते हैं, ये भक्षण कर लेती हैं। दूसरा, इनका कार्य क्या है? तो हेपेटिक सेल का तो फॉर्मेशन ऑफ बाइल। किसका निर्माण करते हैं? बाइल का। अगर इन लीवर हिपैटिक सेल जो लीवर में पाई जाती हैं वो बाइल का या पित्त का निर्माण करती हैं। लीवर का मुख्य कार्य क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन करना। डिटॉक्सिफिकेशन करना, डिटॉक्सिफिकेशन करना या डिटॉक्सिफाई करना। डिटॉक्सिफाई का मतलब जो जहरीले पदार्थ हैं उनकी जहरीलता को खत्म करना। पॉइजनस मटेरियल प्रेजेंट इन डाइट। भोजन में जो हम लोग कोई ऐसी चीज़ भी खा लेते हैं जो मान लेते हैं विषैला, मान लेते हैं मिर्च मसाला ऐसा है जो हमारे शरीर को हानि पहुंचाता है, तो लीवर उसको क्या करता है? उसकी हानि को खत्म कर देता है। स्टोरेज ग्लूकोज, इसका दूसरा काम क्या है? लीवर ग्लूकोज को स्टोर करता है, अपने अंदर भंडारित करता है। क्या करता है? भंडारित करता है फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के रूप में ये क्या करता है? अपने अंदर भोजन को भंडारित होंगे। तो वो तो आपको रन करा रहे होंगे ना आपके गाइड। तो हम आपको सलाह दें, और बेहतर सलाह। तो अभी हम चर्चा कर रहे थे, थोड़ा सा डिस्कनेक्शन हो गया, कोई कॉल था तो इसलिए प्रॉब्लम हुई। अच्छा, तो ये क्या करता है? एक तो ग्लूकोज हमारे लीवर का कार्य हम बता रहे थे। लीवर का कार्य है जो ग्लूकोज, जैसे मान लेते हैं हमने भोजन में जो लिया और वो स्टार्च से ग्लूकोज में बदला, वो ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में हमारी बॉडी में बदल जाता है। तो ग्लूकोज से ये क्वेश्चन पूछता है, ग्लूकोज से जो ग्लाइकोजन बनता है, ग्लाइकोजन, इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं ग्लाइकोजिनेसिस। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजिनेसिस। इसके अलावा लिपोजिनेसिस भी होती है, फॉर्मेशन ऑफ लिपिड।
क्या होता है, लिपिड का भी निर्माण होता है जिससे लिपोजिनेसिस होता है, उसमें भी लीवर भाग लेता है। फॉर्मेशन ऑफ यूरिया अकर इन द लीवर, दो यूरिया का निर्माण, जो टॉयलेट होती है ना, वो टॉयलेट में यूरिया निकलती है, उसका निर्माण भी कहाँ होता है, लीवर में होता है। और वो जो चक्र चलता है, ध्यान रखिएगा, ऑर्निथीन साइकिल चलती है, इसको नोट कर लीजिएगा, वैसे आगे बताएंगे। ऑर्निथीन साइकिल चलती है, कौन सी, ऑर्निथीन साइकिल चलती है, इसी साइकिल में यूरिया का निर्माण होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा ग्लाइकोजिनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ऐसे करके 3 वर्ड हैं, तो उनको भी ध्यान में रख लीजिएगा, उनसे क्वेश्चन पूछता है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। एक थोड़ा सा ये छूट रहा था, इसको लिख लीजिएगा, इसको हमने निकाला है इसीलिए। आप अगर यहाँ देखेंगे ग्लूको, ये तीनों वर्ड लिख लीजिएगा। एक्चुअली में ये अभी अब जो आप एग्ज़ाम देखा था जीआईसी वगैरह का, यहाँ भी ये क्वेश्चन पूछा था, इसको लिए इसलिए हमने कहा इसको छोड़े नहीं, क्योंकि छोड़ने पे अगर क्वेश्चन आ गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो ग्लाइकोजिनेसिस में हमने बताया कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना, किससे, ग्लूकोज से जो ग्लाइकोजन का बनना है वो क्या कहलाता है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना ग्लाइकोजिनेसिस कहलाता है। ग्लाइकोनियोजिनेसिस क्या है, देखिए ग्लाइकोजन का नियोजिनेसिस, अगर शब्द, नियो का मतलब होता है नई चीज़ों से ग्लूकोज का बनना, ग्लूको का मतलब ग्लूकोज, नियो का मतलब नया, जिनेसिस का मतलब बनना। ग्लूकोज का नए रूप से बनना, तो किससे, जैसे कि अमीनो एसिड, मान लेते हैं हमारे शरीर में ग्लाइकोजन खत्म हो गया और ग्लूकोज चाहिए ऊर्जा के लिए, तो अमीनो एसिड से या फिर फैट से या फिर नॉन जो कार्बोहाइड्रेट सोर्स है जैसे कि प्रोटीन आदि से जो ग्लूकोज का बनना ग्लूकोनियोजिनेसिस कहलाता, समझ लीजिएगा। यही वाला क्वेश्चन आपके जीआईसी को एग्जाम में पूछा गया था कि जो एक्सेस से, ये पूछा गया था, एक्सेस से ग्लूकोज का एक्सेस से बनना, यानी बिना ग्लूकोज वाले चीज़ों से ग्लूकोज का बनना क्या कहलाता है, तो ग्लूकोनियोजिनेसिस कहलाता है। सीधे जिसने किया होगा 3 नंबर मिले होंगे, बकाया 3 नंबर गए। और ये टीजीटी पीजीटी में भी कई बार क्वेश्चन पूछा है, इसलिए इसको हम आपके लिए लेकर आए। तो ये सारे शब्द, और लिपोजिनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ फैट्स, और ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ये वाला भी ध्यान रखिएगा, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज। एक्चुअली में जो ग्लाइकोजिनेसिस होता है, ग्लाइकोजिनेसिस किससे बनता है, तो ग्लाइकोजिनेसिस ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बदलना, एक्चुअली में फट से चला जाता है। अब सही है, तो क्या है, तो ग्लाइको, ये वाला जो भाग है, ये यहाँ तो पेन चलेगा नहीं, चलो देख लो, ये पॉइंटर दिख रहा होगा। तो एक 3 चीज़ें समझ में आई, ग्लूकोनियोजिनेसिस, ग्लूकोनियोजिनेसिस का मतलब है कि जो ग्लूकोज है, रुक जाइए, अच्छा इसकी समस्या का सॉल्यूशन निकालने मज़ा नहीं आ रहा है समझाने में। चलिए अब आपको समझ में आएगा। तो यहाँ आप पहले ये वाला वर्ड देखते हैं, ये वाला, ये इसका मतलब समझते हैं। ग्लाइकोजिनेसिस शब्द क्या होता है, ग्लाइकोजिनेसिस का मतलब होता है ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बदलना, ग्लाइकोजन का बदलना क्या कहलाता है, ग्लाइकोजिनेसिस, जो कि लीवर में पाया जाता है। कहाँ, लीवर में। लीवर में ग्लूकोनियोजिनेसिस भी पाया जाता है। ग्लूकोनियोजिनेसिस का मतलब है जैसे कि अमीनो एसिड, अमीनो एसिड से किसका बदलना, ग्लूकोज में बदलना, या फैट से ग्लूकोज का बदलना, ये जो क्रियाएं हैं तो ये क्या कहलाती हैं, ग्लूकोनियोजिनेसिस। और एक है ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनोलाइसिस का मतलब क्या है कि ग्लाइकोजन से, जो ग्लाइकोजन स्टोर था, ग्लाइकोजन से, यानी यही इरिवर्सिबल प्रक्रिया है, ग्लाइकोजन से किस में बदल जाना, ग्लूकोज में, ये कहलाता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्लूकोज टू द पायरुवेट, ये जो पायरुविक एसिड जो श्वसन में होता है। लिपोलाइसिस क्या होता है, कैटाबोलिक, ये देखिए हाइड्रोलाइसिस है, पूछ सकता है कि ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस कैसी, तो हाइड्रोलाइसिस है, ये क्वेश्चन बन चुका है हाइड्रोलाइसिस वाला। लिपोलाइसिस कैसी प्रोसेस है, तो कैटाबोलिक है। डिग्रीडेशन ऑफ द ट्राई एसिल ग्लिसरॉल, इसका डिजनरेशन होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये तीनों हमने आपको बता दिया और तीनों नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ नोट्स में मिसिंग थी और चूंकि क्वेश्चन बने हैं तो तुरंत मेरे दिमाग में आया कि अगर इसको छोड़ गए आप लोगों पे, तो मान लेते हैं आपने तैयार किया और क्वेश्चन पिछली बार भी बना है,
इसलिए उसको हमने तुरंत के तुरंत आपकी समस्या का सल्यूशन हमने निकाल दिया। हमारा लीवर होता है ख़त्म, जो लीवर था वो हमने डिस्कस कर लिया। कल हम लोग चर्चा करेंगे पैंक्रियास की, और पैंक्रियास से आने वाले प्रश्नों की। लगभग हमारा वीडियो 40 मिनट का हो चुका है क्लास, और एक एक साथ पढ़ा देंगे तो सब कन्फ्यूज़न हो जाएगा। कल हम लोग पैंक्रियास की चर्चा करेंगे। इसी के साथ नमस्कार। वीडियो कैसा लगा कमेंट हमें ज़रूर करें।